नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस पर। दोस्तों, ज्योग्राफी की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आज पार्ट 6 के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक सुनामी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि सुनामी क्या है और इसका क्या प्रभाव है, और भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित बातें, सेंडाई फ्रेमवर्क जिसको भारत ने ग्रहण किया है, उसके बारे में आज इन तथ्यों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आपको सूचना मिले। तो आइए समझते हैं कि सुनामी क्या है और इसका क्या प्रभाव होता है, किन क्षेत्रों में आता है, इसका वितरण कहाँ पर है वगैरह। सुनामी ये शब्द सुनते ही हम सभी को 26 दिसंबर 2004 का वो काला दिन याद आता है, जब सुनामी की बहुत व्यापक और विध्वंसक लहरों ने इंडोनेशिया, भारत सहित 15 देशों को बहुत व्यापक क्षति पहुंचाई थी। लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। भारत में आपका उत्तरी सरकार तट, आपका कोरोमंडल तट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र था। आइए अब सुनामी को समझने का प्रयास करते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसमें अगर इसका विभाजन करें तो TSU, टी साइलेंट है, सु का मतलब होता है पत्तन और नामी का मतलब होता है तरंग। तो इनको पत्तन या बंदरगाह तरंगे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदरगाह आप जानते हैं कि तटों पर स्थित होते हैं, उन्हीं तटों पर इनका सर्वाधिक प्रभाव रहता है और ये व्यापक विध्वंस उन्हीं क्षेत्रों में लाती हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पत्तन या बंदरगाह तरंगे कहते हैं। अब ये है क्या? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जब अंतःसागरीय भूकंप या ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न लहरें महासागर के जल का अचानक विस्थापन करती हैं तो यही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाती है। यही क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। तटीय क्षेत्रों में इनका बहुत ही विध्वंसक स्वरूप सामने आता है। जापान, इंडोनेशिया जैसे देश इससे बहुत ही ग्रसित क्षेत्र है। भारत का भी जो पूर्वी तट है वो निश्चित रूप से इससे ग्रसित क्षेत्र है। कुछ और तथ्यों को आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि बताया गया कि अंतःसागरीय भूकंप या ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न ये लहरें हैं, इसमें होता क्या है? अचानक जल का विस्थापन होता है। इसके वास्तव में जब भूकंप या ज्वालामुखी इन क्षेत्रों में आता है, मान लीजिए ये सागर क्षेत्र है, तो यहाँ पर जब इसके मध्य में भूकंप या ज्वालामुखी उत्पन्न होगा तो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। इन्हीं तरंगों को ही सुनामी कहा जाता है। ठीक इन्हीं को भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहते हैं। अब वास्तव में इसमें होता क्या है? शुरू में सिर्फ एक तरंग ही पैदा होती है, परंतु समय के साथ इस तरंग की एक श्रृंखला बन जाती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और नीची गर्त, माने सुरंग और गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की एक कोशिश करता है। ये जल का स्वभाव है। तो इस स्तर को बनाए रखने के चक्कर में बहुत सारी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। अब यही तरंगें, इनका विस्थापन होगा। इनका विस्थापन समुद्री अंतःसागरीय क्षेत्रों से तटों की ओर विस्थापन होगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ये महासागर में जो उत्पन्न तरंगे हैं, इस तरह से सुनामी तरंगे, इनकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी इनकी जो गति है ये जल की गहराई पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिए इस पर। महासागरों के अंदरूनी भाग इससे बहुत कम प्रभावित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको समझने का प्रयास अगर हम करें तो तटीय क्षेत्रों में ये ज्यादा प्रभावी और घातक होती है। ठीक, इसीलिए अगर समुद्र के मध्य में कोई जलपोत है, कोई जहाज है, तो उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। लंबाई अधिक होगी और गहराई या ऊंचाई कम होगी। तो अब इससे क्या होगा, समुद्र के इस भाग में सुनामी का जो अगर मान लीजिए कोई जलपोत या जहाज है, वो 1-2 मीटर तक ही ऊपर उठ पाता है, और वह भी बहुत समय अंतराल पर, कई मिनट में। ठीक इसके विपरीत जब अब ये लहरें जैसे जैसे तट की तरफ बढ़ रही हैं तो इनकी लंबाई कम होगी, और लंबाई कम होगी तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अब जब उथले समुद्र में यानी तटीय क्षेत्रों में ये प्रवेश करेंगी तो लगातार इनकी लंबाई कम होती जाएगी और ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो अब इससे क्या होगा, इनकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर तक हो जाती है। तो जब अब इतनी ऊंचाई की तरंग तट पर आएगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत व्यापक विध्वंस फैलाएगी। तो उथले जल में तरंगे बहुत व्यापक विध्वंसक प्रभाव इसी कारण से दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गति तो वही रहती है, लेकिन अब इनकी ऊंचाई बढ़ गई। तो इन तरंगों को उथले जल की तरंगे भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सुनामी कैसे आती हैं, समुद्र के मध्य से या समुद्र के अंतःसागरीय क्षेत्र से कैसे तटों पर इनका विस्थापन होता है तरंगों के रूप में, लहरों के रूप में। प्रारंभ में इनकी जो है ऊंचाई कम होती है, लेकिन जैसे जैसे तटों की तरफ इनका विस्थापन होता है तो ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। अब जब ये तरंगे तट पर पहुंचेंगी तो बहुत अधिक मात्रा में जो इनकी अपनी ऊर्जा है उस ऊर्जा को मुक्त करेंगे भाई, टकराएंगे। तो इससे क्या होगा कि समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में बहुत विगत गति से घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों, बस्तियों सबको तबाह कर देता है। ठीक है, तो अब तटीय क्षेत्रों में आप जानते हैं जनसंख्या सघन होती है, इसीलिए वहां मानवीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं, उद्योग के केंद्र होते हैं, आयात निर्यात के केंद्र होते हैं। तो इससे क्या होगा कि दूसरी जो आपदाएं हैं उसकी अपेक्षा ये सुनामी बहुत व्यापक प्रभाव लाती है। ठीक, तो मैंने बताया कि 26 दिसंबर 2004 की उस सुनामी के बारे में सभी जानते हैं। अब इसके बाद और इसके पहले 2001 में जो कच्छ क्षेत्र में आपके भूकंप आया था, उसके बाद भारत ने भी आपदा प्रबंधन पर सोचना शुरू किया। तो अब इसके अंतर्गत सुनामी की जो है चेतावनी जारी करने का इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग मिटिगेशन सिस्टम IOTWS ये जो है विकसित किया गया है, जिसमें भारत, अब इसके अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत 18 देश इस बात पर सहमत भी हुए हैं कि हम जो है सुनामी से संबंधित किसी भी सूचना को आपस में साझा करेंगे। अब इसके जो है IOTWS के मुख्यतः 2 कार्य हैं। ये क्या करता है, समुद्र में बन रहे दबाव को लगातार रिकॉर्ड करता रहता है और दूसरा लहरों को मापता रहता है, जिससे सुनामी के खतरों का आकलन किया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना भी की गई है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है आप सभी जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा। हैदराबाद अब कहाँ है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल, कभी कभी आपको जो है भ्रम में डालने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि सुनामी वार्निंग सेंटर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो आप निश्चित रूप से जानिएगा कि हैदराबाद अब कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक, तो ये सब सारी चीजें। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, ये लातूर में, महाराष्ट्र में है। ये सब जो हुआ ये किसके अंतर्गत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही इन सब का जो है इन कार्यालयों की, इन प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। भारत में NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये 3 स्तरों पर, एक तो देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, कैबिनेट के जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होंगे वो इसके सचिव होते हैं।
प्रांतीय स्तर पर संबंधित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होती है और ये इसका गठन इस तरह से होता है। जनपद स्तर पर अगर हम देखें तो जनपद स्तर पर जिले और जिला पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में जो है इसकी संरचना बनाई जाती है, आपदा प्रबंधन और जो है इसके नियमन की प्राधिकरण की। ठीक है, अब इस आपदा प्रबंधन व निवारण की 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी 3 अवस्थाएं, इनको समझने का प्रयास करते हैं, यानी इनका वास्तव में कार्य क्या होता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। आपदा के पहले क्या करेंगे, आंकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को सचेत करना। अब आपदा अगर आ जाती है तो दूसरी जो अवस्था है आपदा के समय, तो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य, जैसे जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोग हैं उनको निकालना, आश्रय स्थल का निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन, दवाई, इसकी आपूर्ति। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास इसके अंतर्गत आता है। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये इस आपदा प्रबंधन व निवारण की 3 अवस्थाएं हैं। ये किसके अंतर्गत, आपका जो 3 स्तर का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत 3 स्तर का आपदा प्रबंधन स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और जनपद स्तर पर। अब आइए बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। ये आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क किया गया था। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 14 से 28 मार्च 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जापान के सेंडाई में आयोजित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर एक सम्मेलन में वहां हुआ था, उसको अपनाया गया था। तो जापान में सेंडाई में ये हुआ था, इसीलिए इसको सेंडाई फ्रेमवर्क कहते हैं। आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए ये फ्रेमवर्क अपनाया गया था। ठीक, यह एक प्रगतिशील ढांचा है। इस महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का उद्देश्य 2030 तक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह 15 वर्षों के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। आप कंपल्सन नहीं है, आप अगर आना चाहें तो इस फ्रेमवर्क को ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्य की भूमिका को प्राथमिक माना जाता है, लेकिन यह जिम्मेदारी अन्य हितधारकों समेत स्थानीय सरकार और निजी क्षेत्र के साथ भी साझा की जानी चाहिए। अब इसके जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसके 4 प्रमुख उपागम हैं। इन उपागम को देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला है आपका आपदा जोखिम का अध्ययन करना, कि भाई आपदा जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है। आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, इसके मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना, कि कैसे हम अगर कोई आपदा आती है तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कम से कम समय में जो है राहत और बचाव कार्य संपादित कर सकते हैं। ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों के जरिए आपदा जोखिम को कम करने के लिए निवेश करना, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपदा का सामना करने के लिए तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण कार्य करना। तो ये इसके 4 प्रमुख उपागम हैं, किसके, सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रमुख उपागम हैं। अब इसमें भी 18 से अधिक देश अब तक इसको मान चुके हैं, इस फ्रेमवर्क को पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। ये आता है कभी कभी कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, उसके निवारण से जुड़ा हुआ है। अब करंट में एक बिंदु है इसमें, जलवायु संकट सूचकांक 2020, इसके बारे में देख लेते हैं। 4 दिसंबर 2019 को मैड्रिड स्पेन में है ये, वहां पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ COP25, उसी के दौरान एक संस्था है जर्मन वाच संस्था, उसने जारी किया है जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित देशों की एक सूची। आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
शीर्ष 10 देशों में जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं उससे संबंधित जो शीर्ष 10 देश हैं, सबसे पहला स्थान जापान को दिया गया। आप जानते भी हैं कि जापान में इस तरह के जो भूकंप हैं या सुनामी है वो सबसे ज्यादा आते हैं। फिलीपींस दूसरे स्थान पर है, मेडागास्कर, उसके बाद जर्मनी, और सबसे महत्वपूर्ण भारत को इसमें 5वां स्थान दिया गया है। यानी ये स्थिति चिंताजनक है। भारत भी जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित अच्छे खासे देशों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 5वां। तो दोस्तों आज हमने बात की बहुत ही महत्वपूर्ण सुनामी और आपदा प्रबंधन के जो संरचना है उसके बारे में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दूसरों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। इसी आशा के साथ सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।